हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद एंड वेलकम टू इल्मी सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। आज हम इंग्लिश ऐसे की एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं कि जिसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे आप CSS ऐसे को आसानी से क्रैक कर सकते हैं और किस किस तरीक़ों के तहत आप उसके सारे कंपोनेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। सो हम इस ये प्लेलिस्ट है एक्चुअली, ये एक वीडियो नहीं है, ये एक पूरी प्लेलिस्ट होगी कि जिसके अंदर हम आउटलाइन को भी डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम थीसिस स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे, पैराग्राफिंग कैसे करते हैं, दो पैराग्राफ में कोहेरेंस कैसे डेवलप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक पूरी प्लेलिस्ट के अंदर डिस्कस करेंगे ताकि आपको आसानी से हर चीज़ मिल जाए। एक वीडियो के अंदर ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर उसको कोई भी नहीं देखेगा। सो चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं। सो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक ये है कि हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे कि जिसके तरीके से हम ऐसे को क्रैक कर सकते हैं और हमारे फेल होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। सबसे पहला जो है वो, जब भी इंग्लिश ऐसे की हम बात करते हैं तो वो होती है माइंड मैपिंग। अब माइंड मैपिंग क्या चीज़ होती है? कई लोग इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग के नाम से जानते हैं, बट ये कि माइंड मैपिंग ये होती है कि जो आपका टॉपिक आया उसको क्रैक करना, कि कैसे उसको आपने स्टार्ट करना और कैसे आपने उसको एंड करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर आपको बहुत सारे लोगों के डिफरेंट रहे हैं, मैंने भी ऐसे क्रैक किया हुआ है और भी कई लोगों ने ऐसे क्रैक किया। हर बंदे का ऐसे क्रैक करने का डिफरेंट तरीका होता है। कई लोग कहते हैं कि ऐसे क्रैक किया जा सकता है फैक्ट्स की बेस पर, मे भी हो सकता है, बट मैं इस अप्रोच पे यकीन नहीं रखता हूँ। और कई लोग कहते हैं कि ऐसे ब्रेक किया जा सकता है आउटलाइन की बेस के ऊपर। मैं ये बिलीवर हूँ जो कहता है कि आउटलाइन और ओपनिंग पैराग्राफ की बेस के ऊपर पूरे ऐसे को क्रैक किया जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने CSS की अटैम्प्ट दी थी 2021 की, तो तब हमारे पास जो ऐसे था वो था ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स। वो ऐसे की आउटलाइन और ओपनिंग पैराग्राफ मेरा इंतहाई स्ट्रॉन्ग था, बट मेरी ग्रामर भी ठीक थी, बट मेरे स्पेलिंग्स बहुत गलत थे। मेरा पहले पेज के ऊपर इन्वायरमेंट के स्पेलिंग गलत थे। उस टाइम पे मेरी इन सारी चीज़ों के ऊपर जो थी वो इतनी ज़्यादा कह लें, जो स्पेलिंग्स थे ना मेरे हमेशा से वीक रहे। बट ये भी एक ब्लेसिंग ही है कि मैं आपको ये बात बता रहा हूँ अब कि स्पेलिंग्स भी इतना मैटर नहीं करते हैं जितना आपकी आउटलाइन और आपकी ओपनिंग मैटर करती है। क्योंकि मैंने वो ऐसे पास किया विद स्पेलिंग मिस्टेक ऑन द फर्स्ट पेज, तो इसका मतलब कि आउटलाइन और ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो वो सब चीज़ को कंप्लीट कर जाती है और सारी चीज़ों को पीछे छोड़ देती है। सो आपकी आउटलाइन और ओपनिंग बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, और उसी के ऊपर जो है मेन आपके पास जब 3 घंटे होते हैं CSS कैसे को क्रैक करने के लिए, तो उसमें आप पूरा 1 घंटा इसको दें। मेरा ऐसे शॉर्ट ऑफ लेंथ था। शॉर्ट ऑफ लेंथ मतलब कि उन्होंने जितने वर्ड्स किए थे उससे 200 या 250 वर्ड्स कम थे। बट ये वही मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। अगर आपकी आउटलाइन अच्छी है, अगर आपका ओपनिंग पैराग्राफ अच्छा है और अगर आपकी थीसिस स्टेटमेंट अच्छी है, तो इसके ऊपर आपने पूरा 1 घंटा देना है। और एक रफ सी बैक ऑफ दी जो एंड होगा शीट का, उसके ऊपर एक पूरा मैंने ओपनिंग पैराग्राफ भी अलग से लिखा था और आउटलाइन भी अलग से लिखी थी। और फिर उसके अंदर देखा कि मेरे ओपनिंग पैराग्राफ में कोई टेंसेस की मिस्टेक तो नहीं है, या मेरी आउटलाइन में कोई टेंसेस की मिस्टेक तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर मैंने उसको मतलब एक पहले रफ ड्राफ्ट एंड में बनाया था, फिर उसी ड्राफ्ट को दोबारा से मैंने कॉपी पेस्ट किया था स्टार्ट में। सो ओपनिंग पैराग्राफ 250 वर्ड्स का होता है, तो मैंने ये 250 वर्ड्स पहले रफ में लिखे, उनमें से टेंसेस की अगर कोई करेक्शन थी वो करेक्शन की। इस आउटलाइन को भी मैंने स्टार्ट एंड पे रफ पे लिखा और फिर मैंने इसकी कोई करेक्शन थी वो की, और देन मैंने इसको 1 घंटे पूरा लगा के उसको मैंने फिर स्टार्ट में लिखा, और फिर क्या हुआ, मेरा ऐसे पास हो गया। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको कोई नहीं बताएगा कि आउटलाइन जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। सब आपको कहेंगे ग्रामर करो, ये करो, वो करो, बट आउटलाइन इज़ दी मेन थिंग। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है या कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में बहुत सारी डिस्कशंस होती रहती हैं। कई लोग तो थीसिस स्टेटमेंट पे इतना बिलीव करते ही नहीं, और कई लोग कहते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट जो है वो इज़ दी मेन पोर्शन ऑफ ऐसे। बट थीसिस स्टेटमेंट एक्चुअली वो जो उसने ऐसे का टॉपिक दिया होता है ना, उसी से मिलती जुलती होती है। सो थीसिस स्टेटमेंट में एज सच कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती। ये बस एक छोटी सी स्टेटमेंट होती है कि जिसके अंदर आपने एक्सप्लेन करना होता है कि आप किस नहज पे चलने लगे। इसमें आप अपना ओपिनियन देते हैं। ओपिनियन मतलब कि आप अगर कोई भी ऐसे आया हुआ है कि जैसे कि अगर डेमोक्रेसी के ऊपर ऐसे आया हुआ है, और डेमोक्रेसी के ऊपर आप पॉजिटिव भी लिख सकते हैं और आप नेगेटिव भी लिख सकते हैं। तो इस थीसिस स्टेटमेंट के अंदर आप बताने लगे हैं कि
मैं पॉजिटिव की तरफ जाऊंगा या नेगेटिव की तरफ जाऊंगा। इसके अंदर कुछ भी आपने और नहीं लिखना होता, सिर्फ आपने अपना ओपिनियन लिखना होता है और उस ओपिनियन को थोड़ा सा फूल बूटे लगा के अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो सिंपल सेंटेंस भी बहुत है अगर सिंपल सेंटेंसेस भी आपको बनाने आते हैं। कोई एक्स्ट्रा इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। मेरी अपनी इंग्लिश जो है वो बिल्कुल सिंपल इंग्लिश है। मैं कोई वो अजीब से वर्ड्स जो है वो उसके अंदर ऐड नहीं करता हूँ। सिंपल इंग्लिश के साथ भी आप इंग्लिश ऐसे को क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, सिंपल सेंटेंसेस की बात करें थे, वही सिंपल सेंटेंसेस आ गए कि सिंपल सेंटेंसेस लिखें। कोई मुश्किल वाले सेंटेंसेस लिखना या उनको याद करना, और क्योंकि जब आप उनको याद करके लिखते हैं तो फिर ज़्यादा मिस्टेक्स आती हैं, क्योंकि आप सारी मुश्किल सेंटेंसेस जो होते हैं ना विद मुश्किल वर्ड्स, वही लोग लिख सकते हैं जो छोटे होते से उसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। और हाँ, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है। पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो इस तरह करते हैं कि छोटे होते से उन्हें इतना हाईली एजुकेटेड जो है वो सारा कुछ मिला हो। सो पाकिस्तान में क्योंकि ऐसा है तो इसीलिए सबकी इंग्लिश ही सिंपल होती है, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इंग्लिश के साथ भी आप इंग्लिश ऐसे पास कर सकते हैं। स्पेलिंग्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, ऑब्वियसली स्पेलिंग्स इम्पोर्टेंट है, बट अगर मैं एक तराजू के अंदर स्पेलिंग्स को रखूँ एक साइड पे और एक साइड पे मैं रखूँ आउटलाइन को, तो ऑब्वियसली आउटलाइन जो है वो बहुत भारी होगी और स्पेलिंग्स जो है वो कम होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्पेलिंग्स को छोड़ दें। स्पेलिंग्स भी अगर वो ये है कि जब आपकी स्पेलिंग्स जब आप गलत कर देते ना, तो मेन मसला ये है कि अगर उसको वो नज़र आ गए तो आप गए। या अगर आपने आउटलाइन बहुत स्ट्रॉन्ग बनाई, आउटलाइन में से एक स्पेलिंग मिस्टेक भी नजर आई, तो उसने कहा चलो कोई नहीं यार, आउटलाइन तो आउट क्लास है ना, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपने बार बार स्पेलिंग मिस्टेक की, मैंने आपको बताया कि मेरी आउटलाइन में स्पेलिंग मिस्टेक थी, लेकिन मेरी पूरी उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन अगर आप बार बार स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं तो एम्बिग्यूटी बढ़ जाती है। एम्बिग्यूटी क्या होता है कि आपका पास और फेल के चांसेस जो है ना वो आपस में बहुत करीब आने लग जाते हैं, कि मतलब 50-50 चांस हो जाता है। जिस तरह आप स्पेलिंग मिस्टेक्स कम करते जाएंगे उस तरह आपके पास होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ते जाएंगे। फिर आ जाता है कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या होती है? बात, एक बात को दूसरी बात के साथ जोड़ना, एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से जोड़ना। ये भी नहायत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे नहीं करते। पहला पैराग्राफ किसी और बात पे लिखा होता है, दूसरा पैराग्राफ किसी और बात पे लिखा होता है। आउटलाइन का भी मेन यही है कि पहला पॉइंट दूसरे पॉइंट से मिलना चाहिए, दूसरा पॉइंट तीसरे पॉइंट से मिलना चाहिए, तीसरा पॉइंट चौथे पॉइंट से मिलना चाहिए। तो ये आपको ऐसा लगे कि जैसे आप एक स्टोरी पढ़ रहे हैं। जब भी आप अपनी आउटलाइन बनाएं, जब भी आप अपनी पैराग्राफ, बल्कि आउटलाइन जब बना रहे होते हैं वही पैराग्राफिंग एक्चुअली होती है ना, कि आउटलाइन के मुताबिक आपने ऐसे लिखना होता है ना। आउटलाइन बनाते हुए ही ऐसी आउटलाइन बनाएं कि एक बात से दूसरी बात निकल रही हो। बात समझ रहे हैं? कि जैसे अगर पाकिस्तान में आप कहते हैं फ्लड्स के बारे में बात करते हैं, तो आप इसको उस बात को इस तरह स्टार्ट करें कि पाकिस्तान में फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में सैलाब जो है वो बढ़ रहे हैं। देखो, मैंने पहला एक पैराग्राफ लिखा कि पाकिस्तान में फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, फिर मैंने दूसरी बात लिखी कि इस फॉरेस्ट कम होने की वजह से पाकिस्तान में सैलाब बढ़ रहे हैं। तो एक बात से निकाली दूसरी बात। इसी तरह आपने जितने भी एक हेडिंग के अंदर पॉइंट्स लिख रहे हैं, हेडिंग तो खैर होती नहीं, बट इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप बुलेट, एक मेन बुलेट होती है, फिर उसके नीचे सब बुलेट्स होती है। अगर आप जो मेन हेडिंग लिख रहे हैं तो उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे कोहेरेंस के साथ होने चाहिए, कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से जाके मिलता हो, दूसरा पॉइंट तीसरे पॉइंट से जाके मिलता हो। फिर आ जाती है रेलेवेंस, टॉपिक से बिल्कुल रेलेवेंस रहना। अब इसके ऊपर भी ना कई ओपिनियन एग्जिस्ट करते हैं, हर चीज़ के ऊपर कई ओपिनियन एग्जिस्ट करते हैं। हर CSP ने अपनी मर्ज़ी के तहत जो है, अपने तरीके के तहत उसको पास किया होता है। रेलेवेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स के आप डायरेक्ट टॉपिक पे हिट करें, कोई आए बाएँ शाये ना करें, कोई हिस्ट्री ना बताएं, कुछ ना करें। जो टॉपिक है, इंट्रोडक्शन दिया 4 लाइंस का, उसके बाद डायरेक्टली आए टॉपिक के ऊपर। कोई ज़रूरत नहीं है उसकी हिस्ट्री पूरी बताने की कि हिस्ट्री में ऐसा ऐसा क्या हुआ था। अब ग्लोबलाइजेशन प्रोस एंड कॉन्स वाला जो ऐसे था, उसके अंदर कई मेरे जो क्योंकि दोस्तों ने भी दिया था, तो सब मुझे बता रहे यार मैंने वो हिस्ट्री लिखी कि ग्लोबलाइजेशन वहाँ से शुरू हुई, फिर वहाँ पर वो प्रोस थे, अब ये प्रोस हो गए, फिर बाद में वो प्रोस हो गए। भाई उसने पूछा प्रोज एंड कॉन्स। सिंपली आपने पहले लिखा कि ग्लोबलाइजेशन के प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, लेकिन मेरी जो थीसिस स्टेटमेंट थी वो ये कि ग्लोबलाइजेशन के प्रोज भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ जो हद से ज़्यादा बढ़ जाए वो ख़तरनाक होती है। बस मैंने ये लिखा था ओपनिंग स्टेटमेंट, और उसके बाद मैंने क्या किया, पैराग्राफ लिखा, और बाकी जो था मैंने उसको ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स, उसके क्या प्रोज हैं आजकल और क्या कॉन्स हैं, बस। कोई हिस्ट्री कुछ नहीं लिखा, और जिन्होंने हिस्ट्री लिखी थी ना वो आज बैठे रो रहे हैं। ठीक है, ये। और दूसरा आउटलाइन की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट। आउटलाइन की प्रैक्टिस नहीं है ऐसे फेल है।
आउटलाइन की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही जो है वो आपके ऐसे को बनाती है और यही आपके ऐसे को ख़राब करती है। ये आपके पूरा माइंड मैप होता है, उसने पहले आउटलाइन से अंदाज़ा लगा लेना होता है कि उसने आपको पास करना है या आपको फेल करना है। ये बात भी बता दूं कि जब एग्जामिनर के पास टोटल 3 से 4 मिनट होते हैं एक पूरे ऐसे को चेक करने के लिए, सो उसने उन 3 से 4 मिनट में दो एक मिनट ना तकरीबन उसने आपकी आउटलाइन को देने हैं। अगर आपने वो आउटलाइन सही लिखी हुई है तो आप के 50 या 80% चांसेस हैं कि आप वो पास कर जाएंगे। अगर आपने आउटलाइन ही गलत लिखी है तो बस फिर तो, क्योंकि उसको बस कोई मौका चाहिए कि जिस तरह वो आपको फेल कर सके। एग्जामिनर इस सोच से बैठा हुआ है कि उसने आपको फेल करना है, आपने उसको मौका नहीं देना कि वो आपको फेल कर सके। सो वो मौका जब आप स्टार्टिंग में दे देते तो फिर वो कहता है चलो यार सही है, मेरा तो टाइम बचा, आउटलाइन में फेल करो, 0 लगाओ और उसको भेजो। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर। इसके बारे में अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई आने सारी वाली वीडियोस टाइम पर मिल सके।